नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण द्वारा संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। पिछली दो ई क्लास में हमने 1857 के विद्रोह के कारण एवं उसके स्वरूप अथवा प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस ई क्लास में हम 1857 की क्रांति के या विद्रोह के कुछ महत्वपूर्ण परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला देखते हैं कि प्रशासनिक क्षेत्र में अंग्रेजों ने क्या बदलाव किए तथा देशी शासकों व सामंतों के प्रति उनकी नीति क्या रही। जैसे कि आप जानते हैं, 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध तत्कालीन समय में किया गया सबसे बड़ा सैनिक विद्रोह था, जिसमें सैनिकों के साथ साथ देशी शासकों, सामंतों व किसानों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही थी। इंग्लैंड में इस व्यापक विद्रोह के लिए कंपनी को दोषी ठहराया गया। हमें ध्यान रखना चाहिए कि 1857 का जो विद्रोह था वो कंपनी के जो अधिकार थे उनको समाप्त करने का एक बहाना था, कारण नहीं। क्योंकि इंग्लैंड में ये धारणा मजबूत होती जा रही थी कि भारतीय साम्राज्य पर जो अधिकार है वो केवल इंग्लैंड के शासक के हित में होना चाहिए, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी के। भारतीय साम्राज्य को इंग्लैंड सरकार द्वारा सीधे अपने नियंत्रण में लेना उनकी इसी नीति का अंग था तथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा समाप्त किया गया तथा भारतीय सत्ता यह शासन ब्रिटिश संसद को हस्तांतरित कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए जिनमें हम चर्चा कर सकते हैं कि एक तो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति, कि इस विद्रोह से पहले शासन का संचालन मुख्य रूप से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नियंत्रण में रहता था, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन संभालने के लिए एक नए अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया यानी भारत राज्य सचिव कहा जाता था। यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक काउंसिल का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत सचिव और इंडिया काउंसिल का जो खर्च होता था, इंडिया ऑफिस का जो खर्च होता था, वो पूर्ण रूप से भारतीय राजकोष द्वारा वहन किया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रशासनिक क्षेत्र में अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। फिर अंग्रेजों ने क्या काम किया कि अभी तक अंग्रेज क्या कर रहे थे कि देशी रियासतों को विजित कर अधिक से अधिक साम्राज्य विस्तार करने की ओर जोर दिया हुआ था, लेकिन अब अंग्रेजों ने देशी रियासतों को विलय करने की नीति का त्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस विद्रोह में उनका साथ सर्वाधिक देशी रियासतों ने दिया था और वो कहीं ना कहीं ये महसूस करने लगे कि यदि उन्हें लंबे समय तक अपने शासन को स्थिर बनाए रखना है भारत में, तो देशी शासकों का सहयोग अनिवार्य है। इसलिए उन्होंने उनसे सहयोग करने की नीति अपनाई। उन्होंने का मतलब है कि ब्रिटिश संसद ने अब, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो चुका था, साम्राज्य विस्तार की नीति का त्याग कर दिया तथा देशी रियासतों के शासकों को पुत्र गोद लेने यानी दत्तक पुत्र अपनाने की अनुमति प्रदान की। अब क्योंकि इस विद्रोह का सबसे अधिक प्रसार अवध में हुआ था, वहाँ की जनता ने सर्वाधिक सक्रिय रूप से भाग लिया था और तालुकेदारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी उसमें, तो अवध के तालुकेदार जो थे उनको भूमि वापस कर दी गई। उसके बाद आता है सेना का पुनर्गठन।
ये जो 1857 की क्रांति थी या विद्रोह था, इसने कहीं ना कहीं सेना के गठन में जो दोष थे उसको उजागर कर दिया था। और इस विद्रोह में सैनिकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही थी। तो ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि भविष्य में उन्हें इस प्रकार के विद्रोह का सामना करना पड़े, इसलिए उन्होंने सेना का पुनर्गठन किया। अब क्या किया गया कि भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों का जो औसत था वो 2 और 1 से अधिक नहीं रखा गया। अर्थात बंगाल की पैदल सेना की ब्रिगेड में 1 यूरोपीय और 2 भारतीय रखे गए तथा मद्रास यानी चेन्नई और मुंबई सेनाओं को 2 गोरों पर यानी 2 अंग्रेज सैनिकों पर 5 भारतीय सिपाहियों का प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार से यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। दूसरा, जो सैनिक सामग्री होती थी महत्वपूर्ण, तोपखाना, गाड़ियां वगैरह, उनकी व्यवस्था की पूर्ण जिम्मेदारी यूरोपियन अधिकारियों को दी गई। अंग्रेजों ने देखा था कि इस समय बहुत से सैनिकों ने भाग लिया था 1857 के विद्रोह में, तो सैनिकों को किस प्रकार से भविष्य में विभाजित किया जाए, इस उद्देश्य से सैनिकों को यानी भारतीय सैनिकों को उनकी जाति तथा क्षेत्र या प्रांतों के आधार पर विभाजित करने के लिए अलग अलग रेजिमेंटों का निर्माण किया गया। फिर सरकार ने यह भी देखा कि किस विशेष जाति वर्ग या क्षेत्र के लोगों ने विद्रोह में भाग लिया है और किसने उनका साथ दिया है। इस आधार पर सरकार ने क्या किया कि भारतीय जितने भी जवान थे उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया, मार्शल और नॉन मार्शल। अवध, बिहार, संयुक्त प्रांत आदि प्रदेशों जिन्होंने 1857 क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, उन्हें नॉन मार्शल का संज्ञा दी गई या दर्जा दिया गया। और इसके विपरीत सिख, गोरखा, पठान आदि जिन्होंने अंग्रेजों का इस विद्रोह में साथ दिया था, उन्हें मार्शल कौम की संज्ञा दी गई। इस प्रकार भारतीय रेजिमेंटों में फूट डालो राज करो सिद्धांत के आधार पर संप्रदाय, जाति, धर्म, क्षेत्र निष्ठा के आधार पर सैनिकों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। सैनिकों में किसी प्रकार की जागृति उत्पन्न न हो, इसलिए सैनिकों को समाचार पत्र, जर्नल व राष्ट्रीय प्रकाशनों से दूर रखा गया। भारतीयों को सूबेदार की रैंक से ऊपर कोई पद नहीं दिया गया। 1914 तक भारतीयों को सूबेदार पद से अधिक पदोन्नति नहीं की गई थी। और छात्र याद रख सकते हैं कि सेना का पुनर्गठन करने के लिए एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम था पील आयोग। कई बार पूछा जाता है कि पील आयोग का संबंध किससे है, तो छात्र याद रखेंगे सेना के पुनर्गठन से, जो कि 1857 के पश्चात बना था। अब कुछ अन्य क्षेत्र देखते हैं जिस पर इसका 1857 क्रांति का विद्रोह का प्रभाव हुआ। जैसे पहला है अंग्रेजों और भारतीयों के संबंधों का खराब होना, क्योंकि इस विद्रोह से पूर्व यद्यपि अंग्रेज भारतीयों से सामाजिक स्तर पर भेदभाव करते थे, लेकिन इस विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों अपनी उच्चता और प्रधानता को बनाए रखने के लिए भारतीयों के साथ सामाजिक संपर्क पहले की तुलना में और भी कम कर दिया। अब प्रशासन में भारतीयों के लिए उच्च पद मिलना असंभव हो गया, और यदि कोई भारतीय पद प्राप्त भी कर लेता था तो उसे छोटे मोटे मामलों के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। नौकरों और निम्न वर्ग के सदस्यों के अलावा भारतीय समाज के किसी वर्ग विशेष से अंग्रेजों ने प्राय संपर्क नहीं रखा। इस जो ये क्रांति, ये संघर्ष हुआ भारतीयों और अंग्रेजों के मध्य, इसका सबसे बुरा प्रभाव था प्रजातीय भेद या जातीय कटुता को बढ़ावा मिलना। अंग्रेज चित्रकारों ने भारतीयों को अपने व्यंग चित्रों में गोरिल्ला अथवा अर्ध निग्रो के रूप में दर्शाया। अब अंग्रेजों ने भारतीय समाज के विभिन्न समुदायों में फूट डालने और उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने की नीति अपना ली,
और इसी प्रकार हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खां, जो कि मुसलमानों के बहुत बड़े नेता थे, उनका उपयोग उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरी बढ़ाने के लिए किया। इसके अलावा इस क्रांति से पूर्व अंग्रेज भारत में सामाजिक सुधारों के प्रति काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और उन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा जैसी कुरीति पर कानूनी प्रतिबंध भी लगा था। बाल विवाह सुधार के प्रयास हुए थे, यानी उसको प्रतिबंधित करने के, आयु बढ़ाने संबंधी, नरबलि प्रथा, कन्यावध प्रथा, इस प्रकार के समाज और महिलाएं, बच्चों संबंधित कई ऐसे कानून बनाए गए थे जो समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे। लेकिन इस विद्रोह के पश्चात अंग्रेज राजनीतिज्ञों का यह विचार बन गया कि इस विद्रोह का कारण भी कहीं ना कहीं उनके द्वारा लागू की गई सुधार हैं। वो ये सोचने लगे कि भारतीय समाज रूढ़िवादी परंपराओं से ग्रस्त है तथा उनमें आधुनिक विचारों की समझने की जो क्षमता है वो नहीं है। इसलिए उन्होंने इसके पश्चात सामाजिक सुधारों के प्रति उदासीनता की नीति को अपना लिया। फिर आता है एक पॉइंट, ईसाई धर्म प्रचारकों के प्रति सरकार की नीति। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ईसाई मिशनरियाँ ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए विविध उपायों का उपयोग करती थी। भारतीयों के धर्म ग्रंथों में महापुरुषों की कटु आलोचना भी करती थी, जिससे स्थानीय लोगों में उनके प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था। और ये भी छात्र याद रखेंगे कि 1813 के चार्टर द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की आने की छूट मिली थी। अब सरकार क्योंकि एक प्रकार से अपने दृष्टिकोण समाज सुधारों के प्रति संकुचित करते जा रही थी, वो ऐसा नहीं करना चाहती थी कि भारतीयों में किसी प्रकार का असंतोष हो, तो उन्होंने क्या किया कि ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित स्कूलों को सरकारी सहायता देना बंद कर दिया। फिर आर्थिक शोषण की प्रक्रिया का तेज होना। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ से ही विविध उपायों द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रही थी, लेकिन इस विद्रोह के साथ भारत में आर्थिक विपन्नता के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित करते समय इंग्लैंड सरकार ने कंपनी के सार्वजनिक ऋण, मूलधन आदि को भारतीय सरकार और भारतीय राजस्व पर ऋण के रूप में डाल दिया। अर्थात कंपनी का जितना भी कर्ज लिया हुआ था ब्रिटिश सरकार से, वो सारे के सारा भारतीय राजस्व पर डाल दिया गया। कंपनी द्वारा भार जीतने को जो भी खर्चा था वो भारतीय जनता को वहन करना पड़ा। इसके अलावा व्यापारिक करों में वृद्धि कर दी गई। अंग्रेज व्यापारियों को संतुष्ट करने के लिए कई प्रकार की राहतें दी गई। जूट, चाय आदि पर से निर्यात कर हटा लिया गया। फिर एक आता है विद्रोह से भारतीयों को प्रेरणा। इस विद्रोह से जो सकारात्मक बात ये आई वो ये कि इस विद्रोह के पश्चात भारतीयों ने सशस्त्र संघर्ष द्वारा व्यापक रूप से अंग्रेजी शासन को समाप्त करने का प्रयास बंद कर दिया। यद्यपि क्रांतिकारियों के नेतृत्व में यह कार्य हुआ, लेकिन वो अलग अलग प्रांतों में था, इतने बड़े व्यापक स्तर पर और एक साथ घटना नहीं हुई। इस विद्रोह में या क्रांति में भारतीयों ने जो भूमिका निभाई उससे भारतीयों को प्रेरणा मिली तथा उन्होंने आगामी संघर्ष में, जो कि मध्यम वर्ग के नेतृत्व में चला था, अंग्रेजों के प्रति संवैधानिक आंदोलन का नेतृत्व किया। आज की ई क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।